जी जी रेडी। पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा और फिर आप अपने इंट्रो खुद। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं रहीम साहब। ये प्रॉपर्टी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे इनके बारे में डिटेल्स लेंगे। दुबई में भी इन्होंने प्रॉपर्टी में बड़ा काम किया, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में बड़ा काम किया। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रॉपर्टी के अंदर रिफॉर्म्स थी उसमें भी इन्होंने काफी अपनी इनपुट दी है, और हम इनसे पूरी डिटेल्स लेते हैं कि कहाँ से इनका करियर शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचे। आज ये आप लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। वेलकम रहीम भाई। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एवरीबॉडी। सबसे पहले सर आप अपना तारुफ खुद दीजिए पूरा। जी रहीम वाई नाम है मेरा जी, और मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ। 2003-4 के अंदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद आई एंटर्ड इनटू दिस ब्रोकरेज बिजनेस। रियल स्टेट की इंडस्ट्री का ब्रोकरेज उस वक्त ही पता था सबको पाकिस्तान में। और मैं भी ब्रोकरेज बिजनेस में एंटर हो गया, और फिर मैंने मुख्तलिफ जॉब्स करता रहा। और उस वक्त में एज बड़ी यंग थी और बड़ा बड़ा एनर्जेटिक था, और आई वांटेड टू डू समथिंग। तो खैर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस्लामाबाद में जो है वो मैंने अपना एक ऑफिस बनाया, और वहां पर मैं कोई 4-5 साल जो है वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक रहा और ब्रोकरेज बेसिकली करता रहा और सीखता रहा। उसके बाद फिर 2008-9 के अंदर जो है वो मैंने इस इंडस्ट्री को, पाकिस्तान को खैर बात करके, तो आई थॉट टू गो टू दुबई। और वहां पर जाके तो मैं अपनी जो है वो इन स्किल्स को मजीद पॉलिश करूं। खैर दुबई की मार्केट में मैं गया, और वहां पर फिर जाके मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस करनी स्टार्ट की, और साथ साथ ब्रोकरेज के बिजनेस में जॉब भी करता रहा। फिर वहां पर 2013 के अंदर जो है जब बूस्ट आया, तो मेरी सर्टिफिकेशंस जो थी वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिगार्डिंग वो भी चल रही थी। और मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने इसके अंदर जो भी एजुकेशन है अपनी, उसके अंदर मैंने एक्सेल करना है। और दुबई के अंदर फिर खैर 2015-16 तक मैं रहा वहां पर। और वहां पर फिर मैंने अपना खुद का एंड में बिजनेस एस्टेब्लिश किया। 2014 के अंदर एग्जैक्टली मैंने अपना बिजनेस सोचा कि मैं वहां पर वो एस्टेब्लिश करूं। और 2014 में ही दुबई की मार्केट जो थी वो समझ लें आपके कोल्ड कोल्ड स्टोरेज में चली गई, क्रीजिंग मोड पे चली गई। और 2014 में आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू टू कंसिडर दिस। और मुझे पता था कि ये मार्केट जो है अब ये फ्रीज मोड में चली गई है और अब ये गिरना शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। 2015 के अंदर फिर मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और अब 2020 तक मार्केट का डाउनफॉल ही कंटिन्यूड है, और अभी तक मार्केट कोई 60% तक गिर चुकी है। पिछले 5-6 सालों में आप ऑन एवरेज लगा लें कि 10% हर साल जो है वो मार्केट वहां की गिरती है। और अब तक उस 2013 की प्राइसेस हैं उससे लेके अभी तक वो 60% तक जो है मार्केट दुबई रियल एस्टेट की गिरती है। खैर उसके बाद फिर 2017 के अंदर जो है वो मैं मस्कत चला गया। मस्कत और बहरीन के अंदर मैंने कहा वहां पर थोड़ी सी किस्मत आजमाई करें। और वहां पर फिर जिस वक्त मैं ओमान में था अपनी, तो वहां का जो जो मिनिस्ट्री थी हाउसिंग की, उनको मैंने फिर ये प्रोपोजिशन दिया कि जनाब आप अपनी जो रियल स्टेट की बिजनेस है अपने मुल्क के अंदर, उसको अपनी इकोनॉमी के साथ जो है वो अलाइन करें, ताकि रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर जितने भी जो भी रोल होता है इकोनॉमी इकोनॉमी के अंदर प्ले करने का, वो उसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें। उसके लिए उनको फिर कुछ कोर्सेज डिजाइन करके दिए, कुछ पॉलिसी डायग्राम्स थे वो उनको बताए। और उनके साथ मेरी कोई 6 महीने तक कंसल्टेशन चलती रही। एंड जो उनका ऑरा का जो चेयरमैन था मोहम्मद, साथ जो है वो मेरी इंटरेक्शन चलती रही। एंड एट द एंड ऑफ द डे ही वाज वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैड डन फॉर देयर कंट्री। 2017 ही के एंड के स्टार्ट में, इनफैक्ट बिगनिंग में ही मैं पाकिस्तान आ गया। और लाहौर में जो है वो एक प्रोजेक्ट था यहाँ पर गुलबर्ग के अंदर ही, उसको हेड करने के लिए मुझे स्पेशली कांटेक्ट किया गया व्हाइल आई वाज इन मस्कत। और उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आके तो आप हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हेड करें। और फिर खैर मैं वो हेड करना शुरू हो गया। और 2017 में गुलबर्ग में मैंने एक प्रोजेक्ट को हेड किया। उसके बाद फिर 2018 के अंदर लाहौर में ये एक हाउसिंग स्कीम थी,
उसके साथ अटैच रहा। फिर 2018 के मिड में ही किधर आके तो एक और ये फिरोजपुर रोड के ऊपर हाउसिंग स्कीम थी, उसको फिर मैंने हेड करना शुरू किया। यहाँ पर पाकिस्तान में आके मुझे रियल स्टेट, तो जनरली आप बोलें तो रियल स्टेट एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और इसकी कई शाखें होती हैं, कई ब्रांचेस होती हैं। मेन इसकी 3-4 ब्रांचेस हैं। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है, दूसरा इसका डेवलपमेंट इंडस्ट्री है और तीसरा इसका ब्रोकरेज बैंक है। तो ये जितने भी ब्रोकर्स और ये जितने भी समझ लें आप, ये MLS साइट, ज़मीन.com, Garana.com, या जितने भी पाकिस्तान में ब्रोकर्स हैं, वो सारे ब्रोकरेज इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक होता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ ताल्लुक होता है। और डेवलपर वो होता है जो बेसिकली इन सब लोगों को मैनेज कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर कर। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा होता है कि वो उसका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करें, और ब्रोकर्स को वो दे रहा होता है कि वो उसका प्रोजेक्ट सेल करें या रीसेल करें या जो भी। तो डेवलपर जो होता है बेसिकली वो ही इज द लीडर इन दिस फिनोमेना। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई 960 प्लस डेवलपर्स रजिस्टर्ड हैं। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो तो खैर थाउजेंड्स में हैं, जिसको हम आम जुबान में ठेकेदार बोलते हैं, वो शायद लाखों में होंगे। लेकिन हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए का हम एनुअली ट्रेड करते हैं रियल स्टेट के अंदर विद इन द कंट्री, लेकिन ये कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। उसके अलावा फिर पाकिस्तान में जो मेन डेवलपर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि वो तो कोई 900 प्लस है, 960 प्लस है। लेकिन जो प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एक बैरिया टाउन है और एक DHA। और इन दोनों की जो है वो समझ लें आपके किसी हद तक मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज हैं उनके अंदर किसी हद तक इनकी को मोनोपोली है। लेकिन ओवरऑल नॉट रिप्रेजेंट द होल पाकिस्तान। और बाकी जो है कराची के अंदर इसी तरह छोटे स्मॉल स्केल के डेवलपर्स और मीडियम स्केल के। और अब तो खैर 2012-13 के अंदर जिस वक्त ये आपका एम्पोरियम मॉल जो है लॉन्च हुआ था, और डोलमेन मॉल कराची जिस जमाने में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान में ये एक सेंस और एक अर्ज आनी शुरू हो गई थी कि वर्टिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाए। और उसके बाद फिर पैकेजेस मॉल आपका जो है वो बनना शुरू हो गया, फिर ये अमाना मॉल बन गए, फिर इस तरह के 3-3 छोटे छोटे स्केल के बहुत सारे मॉल बनना शुरू हो गए। 2014-15 के अंदर ये एक और रश आया पाकिस्तान में, और एवरीबडी थॉट के जनाब आप एक वर्टिकल डेवलपमेंट जो है वो लॉन्च करें यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के साथ। तो ये भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। 2005-6 के अंदर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स का बूम आया था हाउसिंग स्कीम्स का। तो हम देखते थे कि आज रात को उठे हैं तो रात को सो रहे हैं तो एक और हाउसिंग स्कीम खुल रही है, और सुबह उठ रहे हैं तो एक और खुल रही है, और फिर शाम को एक और खुल रही है। तो हर रोज यानी कि रोज के हिसाब से 2-2, 3-3 हाउसिंग स्कीम्स जो थी वो लॉन्च होती थी, और लोग जो है वो प्लॉटिंग की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद फिर चूंकि जब जब एक प्रॉपर पॉलिसी ना हो और उसके मतलब एक चीज एक बंदे को देख के दूसरा बंदा उस बिजनेस मॉड्यूल को अडॉप्ट करने की कोशिश करे, तो हर बंदा उसको अपने तरीके से लेके चलने की कोशिश करता है। और फिर करप्शन के पहलूज जो है वो हर बंदा ढूंढता है, नए नित से नए तरीके इजाद होते हैं करप्शन करने के। और यही काम हमारे साथ हुआ 2005-6 के अंदर जब हाउसिंग स्कीम्स का बूम आया पाकिस्तान में। तो मतलब बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च हुई, लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि फेमस है वो सिर्फ दो ही हैं आज भी, एक DHA है और एक बैरिया टाउन है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ हाउसिंग स्कीम लॉन्च को देखें तो वो दैट वुड बी वेरी वेरी ह्यूज नंबर। लेकिन उसमें सक्सेस रेशो बहुत कम रहा। उसकी वजह ये थी कि कोई पॉलिसी वजह नहीं थी, कोई रूल ऑफ बिजनेसेस जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से वजह नहीं थे। और बस एक बंदे ने देखा कि वो फलाने बंदे ने जमीन खरीद के उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की है और वो करोड़पतियों से तो उसने कहा जी मैं भी अपना तन मन धन जो है वो इसी चीज पे लगा दूंगा और मैं भी अरबपति बन जाऊंगा। खैर उसके अंदर बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर नुकसान भी हुआ। और नुकसान हुआ और डैमेज हुआ और लोगों ने सफर किया, और उसके अंदर लोग आज भी सफर कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, हजरात हैं जिन्होंने 2007, 2006, 2008 की परचेजिंग की हुई है और आज तक उन बेचारों को कुछ नहीं मिला। ऐसी भी एक तादाद है। तो खैर कहने का मकसद ये, जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट आई तो आई थॉट कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलरिटी
रेगुलेशन बॉडी लेकर आनी चाहिए रियल स्टेट के लिए, क्योंकि ये सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है जिसके साथ हमारी आवाम जुड़ी हुई। तो जब मैं रियल स्टेट की बात करता हूं तो आप समझ लें कि हर वो शख्स जो कि किसी किराए के घर में रहता है या अपने खुद के घर में रहता है या कोई कारोबार या कोई पे कारोबार करता है और वो दुकान या जो भी दफ्तर है उसने वो किराए पे लिया हुआ है या उसका अपना है, अगर वो किसी भी ऐसी फिजिकल चीज के साथ जुड़ा हुआ है जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, चाहे वो उसका घर है चाहे वो उसका कारोबार है, तो समझ लें आप कि वो रियल स्टेट के साथ किसी ना किसी कैपेसिटी में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब तो ये है कि ऑलमोस्ट 95% या 90% सवाए उन लोगों के जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं और जिनके पास घर नहीं है सोने के लिए, उनके अलावा हर बंदा ही जुड़ा हुआ है रियल स्टेट के साथ। और हर बंदे का किसी ना किसी कैपेसिटी के अंदर मफाद जो है वो वाबस्ता है इस इंडस्ट्री के साथ। तो लिहाजा इस इंडस्ट्री को कैटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस सिलसिले में फिर मैंने एक अथॉरिटी का, और वो बिल जो है वो मैंने उसके लिए लॉबिंग स्टार्ट की 2019 में कि मैं वो किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जो है वो पहुंचाऊं। उसके लिए फिर मैंने काफी लोगों के साथ, काफी मिनिस्टर लेवल के साथ लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, और वो कोशिश मेरी उसमें मुझे किसी हद तक जो है वो कोशिश का सिलसिला मेरा अभी भी जारी है। और इंशाल्लाह ताला जो मेरा प्रपोज्ड करदा बिल है वो अनडाउटेडली बेसिकली वो मार्केट के लिए ही कस्टम मेड है, कस्टम डिजाइंड है। और इसमें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमसे भी ज्यादा हम यहाँ पर पटवार कल्चर को बेसिकली जो है वो अडॉप्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पटवार कल्चर का ही पता है, जो कि एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना सिस्टम है, ऑब्सोलीट सिस्टम है, और जैसे हमारे सारे फ्लॉज हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हम पाकिस्तानियों के अंदर, और हम ये समझते हैं कि जनाब, ये मुशर्रफ साहब की बात मैं कोट करूंगा कि मुशर्रफ साहब जिस वक्त पावर में आए तो उन्होंने कहा कि सिस्टम मौजूद है हर चीज का, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो हर इदारे का मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। अब मतलब समवन शुड बी टेलिंग हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या आज भी हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं या जो पार्लियामेंट हाउस में लोग बैठे हुए हैं, वो यही समझते हैं कि सिस्टम मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो उनको मेरा ये एक मुदबाना सी गुजारिश है कि हम उस चीज को बोलते ही नहीं है जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। यू कैन नॉट कॉल इट अ सिस्टम कि जो इम्प्लीमेंट ना हो सके, तो उसको हम सिस्टम कहते ही नहीं है। सिस्टम होता ही वो है कि जो खुद से इम्प्लीमेंट भी हो और आपने उसको ऐसे डिजाइन किया हुआ हो कि उसके अंदर फ्लॉज ना हो, जैसा कि बैंकिंग का सिस्टम है। और ये मैं हर जगह के ऊपर जाके वक्तन फवक्तन बयान करता रहा हूँ, मीटिंग्स में भी, कि बैंक के अंदर बेसिकली बैंक का जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो बैंक भी 8-9-10 घंटे खुला रहता है। सुबह 9 लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, कस्टमर्स भी डील करते हैं और पैसों की ट्रेड होती है। तो सिस्टम उसको बोलते हैं कि वहां पर कभी भी रात को, जिस वक्त शाम को 5 बजे बैंक होता है, बंद होता है, तो 10 रुपए का भी शॉर्टफॉल नहीं होता, 10 रुपए की भी कहीं पे करप्शन नहीं हो सकती, 100 रुपए भी कहीं पे ऊपर नीचे नहीं हो सकते। और अगर हो जाए तो जब तक वो एरर रेक्टिफाई ना हो वो बैंक बंद नहीं हो सकता, उसके लोग जो है वो घर नहीं जा सकते। ये आपको मतलब हम तकरीबन तमाम लोग ही जो कि माशाल्लाह कारोबारी लोग हैं या आजकल जो है वो रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनका बैंक की इंडस्ट्री के साथ जो है वो वास्ता पड़ता ही रहता है। तो जब आप कहते हैं कि सिस्टम मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इस बात को समझ लें कि सिस्टम मौजूद नहीं है। वो उसको सिस्टम ही नहीं कहते कि जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। और अगर सिस्टम कहीं पे मौजूद है तो उसकी मिसाल बैंकिंग इंडस्ट्री है कि बैंक के अंदर एक ऑपरेशनल सिस्टम मौजूद है, और वहां पर जब आप जाते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा वहां पे करप्शन कर ले, कोई बंदा आपकी इजाजत के बगैर आपके अकाउंट में से जाके पैसे निकलवा ले, कोई बंदा आपको बताए बगैर आपके अकाउंट में मतलब मीन्स है कि जमा करवा तो सकता है, निकाल नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है बेसिकली बताने के लिए कि सिस्टम कहते किसको। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स नहीं है, वो डिपेंडेंट हैं लोगों के ऊपर।
कि वो शख्स जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो मुनासिब समझेगा तो वो उस काम को ओके कर देगा, वो मुनासिब नहीं समझेगा तो वो फलानी उसमें ये कीड़े डाल देगा, वो कीड़े डाल देगा और उसके अंदर 1000 कीड़े डाल देगा और वो सारे कीड़े जो है वो खत्म हो सकेंगे। मलिक रियाज साहब के बकौल के वो फाइलों को पहिए लगा देते थे। मतलब हम तो अब करप्शन के उस ऐसे दलदल में फंस गए हुए हैं कि खुलेआम कहने में भी हमें हर्ज नहीं होता कि जी हम करप्शन कर रहे हैं और हम करप्शन से हम ये काम सारा करवा लेंगे, which is not a good thing for a nation at least, कि जब इंटरनेशनली आप कोई बात करें तो ये शर्मिंदगी वाली बात होती है। और इंटरनेशनल अच्छा रहीम भाई, यहाँ पे हमें थोड़ा सा आप एजुकेट करें। अभी स्टिल बहुत से लोग जो हैं दुबई में लोगों को इलोर करते हैं कि जी आप प्रॉपर्टी लें, तो रेट ऑफ रिटर्न्स क्या जस्टिफाइड हैं वहां पर? कोई बंदा जो ओवरसीज इन्वेस्ट करे जाकर दुबई में पैसा? देखिए अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारी एक एक पुरानी बात थी कि बिफोर 2013-14 उस वक्त जो है वो जो कैपिटल गेन था। देखिए जो रियल एस्टेट मार्केट होती है ना वो इन दो चीजों पे प्ले कर रही होती है, एक कैपिटल गेन होता है और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। अब उसके अंदर भी इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज है, उसको भी इतना कंफ्यूजिंग लोगों ने बना दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि आपने 100 रुपए की एक चीज खरीदी और वो एक प्लॉट है। प्लॉट जो है वो आपको कोई चीज जनरेट नहीं करके दे रहा होता, इट्स स्टैंडर्ड एसेट, इट्स अ फिक्स एसेट, और वो आपको कोई रिटर्न नहीं क्रिएट करके दे रहा होता। तो उसकी अगर जमीन की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हम उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कैपिटल गेन की बेस के ऊपर कोई भी डेवलपर, कोई भी नेशन, कोई भी एरिया, आप जो है वो कैपिटल गेन की बेस के ऊपर कोई भी फर्म ये डिसीजन नहीं लेती कि यहाँ पर कैपिटल गेन बहुत ज्यादा होगा तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। यानी कि कैपिटल गेन इज नॉट अ मैंडेटरी फैक्टर। ये समझ लें कि बोनस ही कंसिडर होता है हमेशा हर रियल एस्टेट की के सब्जेक्ट में। कैपिटल गेन जो होता है वो एक बोनस की तौर पे कंसिडर हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कभी भी कंसिडर नहीं होता कि चूंकि कैपिटल गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लिहाजा यहाँ पर ये वेंचर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा होता है कि हो सकता है कि ये ज्यादा हो जाए तो चलो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो कैपिटल गेन का तो ये मसला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है दुबई के अंदर वो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्ड क्लास किस्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगेन मैं कहता हूँ थर्ड क्लास का मतलब है कि आप 3 कैटेगरीज लगा लें। ए क्लास आप समझ लें कि बुर्ज खलीफा और इमार वगैरह ये सारे जो इनकी डेवलपमेंट्स हैं ये हैं। बी क्लास आप समझ लें कि मरीना और जेएलटी के अंदर जो कि थोड़ी सी मीडियम लेवल की हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो जो कम्युनिटीज हैं वो हैं। और सी क्लास आप समझ लें कि ये आपका डीएसओ साइड और आपका ये जो सिलिकॉन ओएसिस साइड हो गया, आपका मीडिया सिटी हो गया और आपका ये इंटरनेशनल सिटी हो गया, जहां पर जो 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 रहने वाले लोग हैं, जो जो वहां की जो कम्युनिटी है बेसिकली वो ज्यादा बेस करती है एशियन कंट्रीज से, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ के लोग जो हैं वो सी क्लास कम्युनिटीज में रहते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती होती हैं। अच्छा, सी क्लास कम्युनिटीज के अंदर जो हाईएस्ट रिटर्न दुबई ने आज तक दिया है वो दिया है 7.5%, 7 to 7.5%। इसका पर मतलब है एनम। करोड़ रुपए की अगर आपने चीज खरीदी है तो एक साल में आपको 7-7.5 लाख रुपए जो है वो मिल ही जाएंगे तकरीबन। लेकिन जो बी क्लास कम्युनिटीज होती हैं उनका जो एवरेज रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो होता है 5 से 6%। और जो ए क्लास कम्युनिटी होती है उसका एवरेज रेट होता है 2.5 से 3, 4% तक। ये इस तो बात का बहुत मतलब यही है कि लो, अगर आपने, हाँ जी, बहुत बहुत लो लो रिटर्न्स हैं इन पर, तो फॉर द इंडिविजुअल्स को तो बिल्कुल ही प्लान नहीं करना चाहिए। जी जी, दिस इज फॉर द इलीट ओनली। ये बात ज़हन में रखें कि दुबई जैसा जो मुल्क है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है, ए क्लास कंस्ट्रक्शन उन लोगों के लिए है, ए क्लास कम्युनिटीज जिनके पास बहुत ज्यादा इजाफी पैसा है एंड दे डोंट लाइक इट टू बी सिटिंग ऑन इन द बैंक। तो बैंक से बेहतर वो ये समझते हैं कि चलो यार बैंक ने हमें क्या 1-2% ही देना है, अगर देंगे तो, और तो हम वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कम से कम 2.5-3% तो होगी। और 2.5-3% भी चलो उनके लिए कोई इतना मैटर नहीं कर रहा होता। असल चीज ये मैटर कर रही होती है कि कैपिटल गेन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज 2 मिलियन की अच्छा खरीदूंगा तो 2 साल के बाद 3-3.5-4 मिलियन की बेच दूंगा। उस बेस के ऊपर ये अमीर रहीम तरीन भाई, तबका जो है वो इन्वेस्टमेंट करता रहीम भाई ये मुझे बताएं, आपके अभी तक के आपके करियर में जो बेस्ट आपके करियर मूव्स रहे हैं या जो बेस्ट डिसीजन था
वो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग आपको एज अ मेंटोर लें वो उस मिसाल से समझ सकें कि किस तरह बड़ी मूव्स कैसे करियर में हो सकती है। देखें जी, इसकी तो बड़ी एक अच्छी मिसाल मैं आपको दूंगा कि 2014 में जिस वक्त मार्केट क्लोज होनी शुरू हुई और मार्केट अप्रैल के अंदर 2014 में दुबई की मार्केट जिस वक्त कोल्ड स्टोरेज में चली गई, तो मैंने उसी वक्त जो है ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि मेरा ख्याल है कि शायद पैकअप का टाइम आ गया। और मैंने अपनी कम्युनिटी के उस वक्त, ज़ाहिर बात है मैं उस वक्त एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनी का ऑनर था और उस वक्त कोई 2500 कंपनियां ऑपरेशनल थी, जिनमें से कोई 700-800 कंपनीज को मैं भी जानता था कि वो कौन लोग हैं और उनके ओनर्स के साथ बड़ी अच्छी मेरी गपशप। और जाहिर बात है फिर उसमें कम्युनिटीज वाइज भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि ये इंडियन ओनर्स हैं, ये पाकिस्तानी कंपनी ओनर्स हैं, ये इंग्लिश कंपनी ओनर्स हैं। तो हम कोई 600-700 का फिगर था हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी का। और मैं जिससे भी बात करता था कि मार्केट जो है वो इस तरह परेशान कुन मोड में चली गई है और जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो ठीक है सब लोगों के पास होती है, लेकिन कब तक, हम कब तक होल्ड करेंगे। तो जल्दी डिसीजन लेना, आगे आपको पता है कि एक जलजला आ रहा है और सामने से आप तूफान, कि मैं होल्ड कर लूं और मैं जिद करके बैठा रहूं और लोग क्या कहेंगे मुझे। खैर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उसने उस वक्त इस बात के ऊपर बड़ा मुझे इंसिस्ट किया कि तुम पागल हो और तुम अपना बिजनेस बंद कर दोगे और इतना बड़ा तुमने ऑफिस बनाया और सारा कुछ किया और तुम ये सब कुछ बंद कर दोगे, और इंसान को जो है वो खड़ा रहना चाहिए और मुश्किल वक्त में भागना नहीं चाहिए मैदान छोड़ के। मतलब वी वर गेटिंग टू मच इमोशनल एट दैट टाइम। वो जो भी मेरे भाई थे सारे वहां पर उस वक्त के जो दोस्त थे बिजनेस कम्युनिटी के, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि जनाब इसने बिजनेस बनाया आया और इसने बिजनेस अपना बंद करके तो ये चला गया। वहां पर मैंने बेसिकली ये डिसाइड किया कि अप्रैल में जिस तक मार्केट बंद हुई तो दिसंबर तक मैंने वेट किया, और दिसंबर के बाद मैंने जो है वो वाइंड अप करना शुरू किया और इवेंचुअली मई के अंदर मैंने सारा कुछ वाइंड अप करके नेक्स्ट ईयर 2015 के मई तक वाइंड अप करके आई केम बैक टू पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान में 2-3 महीने रहने के बाद आई अगेन बैक टू बहरीन। लेकिन मैंने दुबई से सारे ऑपरेशंस जो है वो बंद कर दिए। अच्छा यकीन करें आप कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ विद इन द फैमिली भी, आउटसाइड द फैमिली, और जो मेरे कम्युनिटी थी उसने तो शदीद ही ज्यादा तनकीद कर दी मेरे पे कि जनाब ये तो तुमने दुनिया का सबसे बड़ा, तुमसे बड़ा तो पागल कोई है नहीं और ये नहीं और वो नहीं। लेकिन असल बात इसके अंदर ये थी कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ना वहां पर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो बहुत ज्यादा हाई है। और मैंने तो चलो 1 साल तक ही सरवाइव करके विदाउट एनी इनकम, मैंने उसके बाद डिसीजन, ये सख्त डिसीजन लिया और मैंने सारे कुछ सब कुछ बंद कर दिया और जो कुछ मेरे पास बचा हुआ था वो मैं बचा के ले आया। लेकिन जो मेरे जितने बाकी भाई साहब थे, अब आज उनको उनकी मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से जो 2 सबसे बड़े जाइंट्स थे, जाइंट्स, हम उनको अपनी इंडस्ट्री के जाइंट्स बोलते इसलिए हैं कि उनके लाहौर के अंदर 1.5-2 अरब रुपए की उनकी जो है वो डेवलपमेंट्स चल रही हैं लाहौर में। तो उनको लिटरली 50 साल तक भी वो अपनी कंपनी चलाते रहते और फीड करते रहते, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना था पैसों के हिसाब से। लेकिन उनको भी इवेंचुअली फर्क पड़ा और 2 साल पहले उन्होंने, 4 साल का, मैंने तो 1 साल बाद ही डिसीजन ले लिया था, उन्होंने 4-4, 5-5 साल तक कंपनियां अपनी जबरदस्ती चलाई। लेकिन फिर देखिए जितना मर्जी बड़े से बड़ा सेठ हो, इवेंचुअली उसने ये डिसीजन लेना ही होता है कि यार मैं कब तक एक जगह के ऊपर हाँ पैसे जी, कॉन्टिन्यूसली तो लूज करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया 4-5 साल के बाद और अब वो सारे आके लाहौर बैठे हुए एक मेरा उसमें भाई जो है वो लाहौर में ये राउंड अबाउट के साथ जो है वो 1-2 प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहा है। दूसरा भाई जो है वो कराची में आके बैठ गया है, वो एयरवाई वालों के साथ उसने वो पार्टनरशिप कर ली है वो पीएसएल की, तो वो उसके अंदर ज्यादा लगा रहता है। और जो तीसरा भाई था मेरा जिसने मतलब वो जिसको सबसे ज्यादा मिर्चें लग रही थी, उसने अपनी कंपनी जो है वो तीसरे साल फिर इवेंचुअली बंद की और उसने अपना लाइसेंस चेंज किया और वो ये होटल बिजनेस की तरफ और रेंटल होम्स की तरफ जो है वो आ गया। जो उसने कोर बिजनेस था वो उसने इवेंचुअली बंद किया। तो इन सब ने मेरे से 2-2, 3-3 साल ज्यादा टाइम गुजारा, फिर इवेंचुअली उन्होंने बंद ही किया। लेकिन पैसे जारी बात है उनके ज्यादा जाया हो गए और ज्यादा खर्च हो गए। तो मौके सर के ऊपर डिसीजन लेना और जिद ना करना। आप जी, कुदरत के साथ जंग नहीं कर सकते और आप अपनी फन्ने खानी के चक्कर में कि नहीं जी लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग होते हैं ना ये मतलब जिस वक्त सारे तबाह हो रहा था तो मैंने उनको कहा कि आए कोई बंदा
तुझे बचाने के लिए। और अब तू 4 साल के बाद, तेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि तूने 5 साल तक वही नुकसान खाया जो मैं पहला 1 साल खा के तो बंद करके चला गया। जिसपे तुम लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि तुम लोग क्या कहेंगे और तुम अपनी कंपनी बंद करके जा रहे हो। तो अब तुम जब बंद करके जा रहे हो 5 साल के बाद, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि जिसने 5 साल के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के जो है वो मद में इतना नुकसान भी उठाया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइमली डिसीजन आपने लिया वो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ का, करियर का बेस्ट डिसीजन था, जिसने आपको बहुत सारे पैसे बचा दिए। अब रहीम भाई, एग्जैक्टली। हमें एक सवाल का जवाब दें कि कोई यंग आदमी प्रॉपर्टी के बिजनेस में आना चाहता हो, प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता हो, इन्वेस्टर बनना चाहता हो, तो उसको आप क्या टिप्स देंगे? क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये यूथ के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, और ये मैं अक्सर अपने बेटे से बात करते हुए कहता हूँ कि ये 2-3 लेवल जो जनरेशन है, 17-18 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक, हर एज के बंदे के लिए कोई ना कोई मैसेज हम अंदर रखते हैं। तो आप क्या यूथ के लिए, यंगस्टर के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, रियल स्टेट के अंदर आने के लिए बेसिकली मैंने आपको अर्ज किया कि इसकी इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा हैं, इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब डिपेंड करता है कि उस लड़के का मोटिव क्या है। अगर तो ही ट्रूली डीपली वांट, देखें जो रियल, जहां तक रियल स्टेट का ताल्लुक है ना, तो जिंदगी में हर इंसान, मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था कि वो किसी ना किसी कैपेसिटी में इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होता ही है। जाहिर बात है, आप अपना घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, आपकी इतनी सेंस तो होती है कि मैंने किस किस्म का घर बनाना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किस किस्म की कहाँ पर मुझे प्लॉट चाहिए, कितना बड़ा प्लॉट चाहिए, कितने कमरे चाहिए। So this is all real estate. This is all basically, if you are thinking in this perspective, so you are already in real estate connected somehow. हमारे यहाँ पर जो यूथ है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो सबसे पहले काम सीखे, और काम सीखने के लिए वो प्रैक्टिकल मार्केट में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी ब्रोकरेज कंपनी के साथ अपना वक्त गुजारे। 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इंटर्नशिप करे, या उसके बाद प्रॉपर जॉब करने के लिए भी वो वहां पर किसी के साथ कनेक्ट रहे, किसी बड़े ब्रोकरेज कंपनी के साथ कनेक्ट रहे, या किसी अपने गली मोहल्ले के अंदर ही जो प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है और उसके वालिद साहब का बहुत अच्छा दोस्त है और सारा मोहल्ला उसको जानता है, वो उसी के पास टाइम गुजारना शुरू कर दे। इनफैक्ट मैंने अपने करियर का आगाज भी ऐसे ही किया था, और मेरे घर के साथ ही जो है एक प्लाजा था और वहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, और मैं अपना कॉलेज से आके और सारा काम कुम करके अपना जो भी मैंने करने होते थे घर के, तो मैं रोजाना दिन में 1 से 2 घंटे उसके दफ्तर जाके रोजाना बैठता था, और वहां पर मुख्तलिफ लोग आए होते थे और वो उनके साथ डीलिंग कर रहा होता था, और मैं सिर्फ देखता था कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद मतलब उसी को देख देख के ही, और 3-4 महीने के बाद जो है वो मैंने अपना पहला ट्रांजैक्शन उसके साथ करने की कोशिश की, और वहां पर अपनी एक प्रॉपर्टी थी, हमने उसको सेल करना था, और मैंने उसको जब वो प्रॉपर्टी दी तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम इसको बेस्ट तरीके से कैसे सेल करो। फिर जो जो उसने उस वक्त पैरामीटर्स अपनाए, उसने अखबार में इश्तेहार दिया, वो मुझे लेके तो इन्वेस्टरों के पास गया, जो बड़े बड़े वहां के इलाके के थे बंदे साहिब हैसियत, उनके पास लेके गया, उसको उसने प्रॉपर्टी डायरेक्टली पिच की। वहां से मुझे समझ आई कि बेसिकली हमने कैसे इस काम को लेके तो एग्जीक्यूट करना है। खैर वो मेरी कॉलेज लाइफ थी, तो मेरा यूथ को भी यही बेसिकली मैसेज है कि दे शुड बी लर्निंग फ्रॉम द करंट एक्सपर्ट्स, जो भी उनके गली मोहल्ले में, जो भी उनके उनके हल्का अहबाब में कहीं पे कोई भी काम कर रहा है, तो उसके साथ जुड़ के पहले इस काम को सीखें, और कम से कम 1-2 साल इसके अंदर लगाएं। उसके बाद पर्सनली खुद एक थर्ड पार्टी बन के एक स्मॉलर कैपेसिटी के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करें। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे उनके तजर्बे में इजाफा होता जाएगा। हमारी रियल स्टेट के अंदर जो ओनली बेंच मार्क है एक्सपीरियंस का, वो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का, कि आपने जिंदगी में ट्रांजेक्शन परसू। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो क्लोजिंग रेशियो है दैट इज लेस देन 5%। आप 100 ट्रांजेक्शन इनिशिएट करें तो मुश्किल से उसमें से 5 ट्रांजेक्शन क्लोज होती हैं। बाहर की मार्केट्स का जो क्लोजिंग रेशियो है वो 95% है। वहां पर 100 ट्रांजेक्शन इनिशिएट करें, अगर लीड्स आती हैं आपके पास, तो क्लोजिंग रेशियो जो है वो 95% है, और पाकिस्तान में 5% है। लेकिन चलो फिर भी मैं ये समझता हूं कि जो बंदा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 2-3 साल काम कर जाए, वो दुनिया में किसी और मार्केट में मार नहीं खाएगा, क्योंकि ये हमारी जो मार्केट है और इसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं और हमारा बहसियत कौम जो एज अ कमिटमेंट जो होती हैं, वो माशाल्लाह से कोई इतनी हाई लेवल की हैं कि जब आप
उसमें से गुजर के चले जाते हैं तो बाकी दुनिया की मार्केट्स में काम करना आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और आप समझेंगे कि आपको हर मार्केट हलवा लगेगी पाकिस्तान की निस्बत। तो पाकिस्तान में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पर काम करने का बस तरीका यही है कि 2 या 3 साल आप किसी के साथ जुड़ के और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्लोज करने की कोशिश करें, अपनी इन्वॉल्वमेंट डालने की कोशिश करें ट्रांजैक्शंस की क्लोजिंग में। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप सीख भी जाएंगे इसमें। अगर आपको पैसे मिलते हैं, आपको हर बंदा ही तकरीबन रखने के लिए राजी होगा। अगर कमीशन बेस्ड ही आपने ज्वाइन करना है तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर थोड़ी बहुत ही कोई सैलरी होगी तो अगर कोई अच्छा आपका ब्रोकर होगा, कोई अच्छा काम करने वाला होगा तो वो आपको हल्की फुल्की सैलरी भी दे देगा और आपसे काम करवाएगा भी। तो शुरू के कैरियर में जितनी भी आपने मारे खानी है वो अगर आप पाकिस्तान में खा लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका आगे जाने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी होगा और चांस भी होगा। आप जो क्वेश्चन है वो मोहम्मद साहब पूछेंगे जी, बाबा यूथ के लिए जी। बाबा वो इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग आप इसको पार्ट 2 में कर लें, स्टॉप करके रीस्टार्ट कर लें। नहीं, वो मीटिंग खत्म ये हो रहीम भाई जाएगी। हम आपको दोबारा लेते हैं, इसका एक टाइमर लगाया हुआ था हमने 30 मिनट्स का। इसका पार्ट 2 जो है वो हम अभी रिकॉर्ड करते हैं, आप ऑनलाइन रहिएगा, आपको फिर लिंक भेजते हैं।